पिक ना एग्जाम्पल नंबर 2.7, मुझे इंपॉर्टेंट लगी यार ये। देखो क्या कह रहे हैं, अ टेक्सटाइल फैक्ट्री है, रिक्वायर्स 10 टन पर आवर ऑफ स्टीम। 10 टन पर आवर के मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम है कि भाई इतनी आपकी रिक्वायरमेंट है टन पर आवर। सही है, इसको आप मीटर पर सेकंड केजी पर सेकंड पे कन्वर्ट करोगे। फॉर प्रोसेस हीटिंग, ओए यहाँ से आपने पता कर लिया भाई ये क्या है, प्रोसेस हीटर का सवाल है। प्रोसेस हीटर होता क्या है? प्रोसेस हीटर असल में होता है कि प्रोसेस हीटर किसी भी प्रोसेस को हीट करना। आप क्या करते हो कि आपके पास एक टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ पर आपके पास एक टरबाइन, एक नॉर्मल साइकिल है। आप क्या करते हो, टरबाइन में से थोड़ी सी हीट ले लेते हो और उसे बाकी चीज़ों में यूज़ करते हो। फर्स्ट करो टेक्सटाइल डाइंग में आप इसको, तो प्रोसेस हीटिंग आपका टेक्सटाइल फैक्ट्रीज और शुगर मिल में यूज़। शुगर मिल में क्या मतलब, जैसे आपने जूस गर्म करना है, आपका जो जूस सिरप है उसको गर्म करना है या ड्राइंग करनी है, उसमें भी यही है कि टेक्सटाइल में अगर आपने डाई करना है कपड़े को, या ड्राई करना है या वॉश करना है, तो उसमें आपका यूज़ होता है। असल में देखो, असल हमारे जो पावर प्लांट्स है ना वो बिजली जनरेट करते हैं। जब आपको बिजली जनरेट करनी है तब आपका ज़्यादा फोकस टरबाइन पे होता है, एनर्जी रिकवरिंग पे होता है। लेकिन जब आपने बिजली नहीं जनरेट करनी, जब आपने अपनी फैक्ट्री चलानी है, आपने अपनी इंडस्ट्री चलानी है, तो आपका मेन पर्पज़ होता है हीट को रिकवर करना। मतलब जो हीट आ रही है, हीट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। सही है, एनर्जी प्रोड्यूस करना नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों में हम लगाते हैं प्रोसेस हीटर। अब प्रोसेस हीटर कंडेंसर से बहुत अलग चीज़ है। सही है, बिल्कुल अलग चीज़ है कंडेंसर। लेकिन आप इसको प्रोसेस के हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करो तो आप इसको बोल सकते हो कि कंडेंसर टाइप ही है, क्योंकि कंडेंसर में भी क्या होता है, प्रेशर दोनों जगह सेम होता है, इनलेट आउटलेट पे कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्शन होती है। और अगर हम इसको इस प्रोसेस हीटर को भी बोलें तो इसमें भी यही होता है कि कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, कि आपकी टरबाइन में से कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्ट हो गई है। सही है, तो ये एक कंडेंसर के टाइप पे काम करता है। तो यहाँ पर सवाल में लोग कह रहे हैं एट 3 बार सैचुरेटेड एट 1000 किलोवाट ऑफ पावर। अब क्या है, 3 बार तो इसका प्रेशर दे दिया, इनलेट आउटलेट इसका सेम होगा। सही है, सैचुरेटेड का क्या मतलब है, ये आपको सवाल बहुत गौर से पढ़ने, कॉन्सेप्चुअल सवाल है काफी ज्यादा। आगे पढ़ते हैं। फॉर विच अ बैक प्रेशर टरबाइन ऑफ 70% इंटरनल एफिशिएंसी। टरबाइन की एफिशिएंसी दी है एंड टरबाइन, तो इसका मतलब आपके पास ये है कि जब एफिशिएंसी गिवन है तो सवाल में वो वाला सीन हो जाएगा, आइडियल एक्चुअल H2S H2A वाला। ओके, फाइंड द स्टीम कंडीशन रिक्वायर्ड एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। क्या मतलब क्या है, इनलेट पे मतलब P1 और T1 आपको मालूम करनी है। ये कंडीशंस हैं आपकी स्टीम कंडीशंस। और क्या क्या चीज़ें गिवन है, देखो जब भी आपके सवाल में, अब आप बोलोगे क्या ये जो डायग्राम है यहाँ पे हमने कंडेंसर क्यों नहीं लगाया। देखो यार, हमेशा साइकिल में कंडेंसर लगेगा, सिवाय इसके कि आपको सवाल में कंडेंसर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो आप प्रोसेस हीटर को कंडेंसर की जगह पर लगा दोगे। सिंपल इज दैट। क्योंकि मैंने बताया ना कि कंडेंसर टाइप काम कर सकता है बिल्कुल अलग चीज़। लेकिन क्या है, जब सवाल में जब भी कंडेंसर प्रेशर, या सवाल में ये नहीं बोला कि इस कंडेंस्ड या इज कूल्ड, तो इस तरह की बातें नहीं लिखी, तो इसका मतलब आपका प्रोसेस हीटर यहीं पे लगेगा। दूसरी चीज़ ये हिंट यहाँ पर, बैक प्रेशर टरबाइन। बैक प्रेशर टरबाइन का लफ्ज़ जब भी आ जाएगा तब आपने कंडेंसर की जगह पर यहाँ पर लगा देना है प्रोसेस हीटर। जहाँ तक मेरा अभी तक आइडिया है, कुछ हुआ तो कमेंट में इंशाल्लाह बता दूंगा या पूछ लेना। सही है, बैक प्रेशर का आगे तो आपने यहाँ पर लगा देना प्रोसेस हीटर। तो ये आपने सिंपल डायग्राम में बॉयलर से टरबाइन में, या टरबाइन से प्रोसेस हीटर, पंप करके वापस बिल्कुल आइडियल रैंकाइन साइकिल जो हमारी बनती है वो बन गई। बस यहाँ पर ये एक्चुअल वाला एक सीन आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ नहीं बनी हुई, वो है ये डायग्राम बनेगी इस तरह से। एक चीज़ देखने वाली ये है कि जब TS डायग्राम बनाओगे ना, इन लोगों ने यहाँ पे 0.4 नहीं बनाया हुआ, जब आप TS डायग्राम बनाओगे तो एक चीज़ हमें याद रखना, 2S हमेशा अंदर होता है, लिक्विड वेपर मिक्सचर के अंदर। जब भी आइसेंट्रोपिक, हमारा पता है, आपको पता है हमेशा आइसेंट्रोपिक क्या होता है, 0.1 हमारे जो बॉयलर के बाद है वो सुपर हीटेड, और उससे नीचे आता है तो क्या होता है, टरबाइन के बाद लिक्विड वेपर मिक्सचर के बाद सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और फिर यहाँ पे पंप में सबकूल्ड लाइन पर रीजन पर। लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने बोला था ना, याद रखना, सैचुरेटेड एट 1000 किलोवाट ऑफ पावर। इसका मतलब आपको समझ आए। सबसे पहले तो टरबाइन की पावर दी हुई है, वर्क डन ऑफ टरबाइन की मैंने। दूसरा ये है कि जो आपका आइडियल है वो तो यहाँ गिरेगा, लेकिन जो एक्चुअल है ना वो इधर उधर गिरने का बजाय डायरेक्ट कहाँ गिरेगा, सैचुरेटेड वेपर की लाइन पर गिर जाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड एट 1000 किलोवाट ऑफ पावर। तो आपको सवाल समझ आ गया। सवाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये आपका ये बना हुआ है इस तरह का। सबसे पहले आपको मास फ्लो रेट कन्वर्ट कर दिया आपने टन पर आवर से केजी पर सेकंड में, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। इजी सीन है। P2 बराबर है P3 के 3 बार। वर्क डन ऑफ टरबाइन किसके बराबर होता है, H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। अभी H2S नहीं लिखोगे, अभी आप इसको, अच्छा अब ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है कि यार हम H2S और H2A वाला सीन क्या है सारा चक्कर, ये मैं सवाल में थोड़ा कवर कर देता हूँ यार, कि है क्या।
मैं खुद इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, अभी भी शायद थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था इस चक्रों में कि H1 H2S यार ये कब पता चलेगा। देखो भाई सबसे पहले क्या है कि ये आपकी आइडियल रैंकाइन है H2S, ये आपकी एक्चुअल है। सही है। आइडियल में क्या है कि कोई फ्रिक्शन लॉस, कोई लॉस वगैरह कुछ नहीं होता। एक्चुअल में ये है कि थोड़ा बहुत लॉस वगैरह दिखा देते हैं कि टरबाइन में जब स्टीम एक्सपेंड हुई है तो बिजली जनरेट होने के साथ साथ थोड़ी सी लॉस भी हुई है। इस तरह का सीन होता है। यहाँ पर आपकी एयर की क्वालिटी जो है वो आइडियली तो नहीं गिरेगी, आइडियली कांस्टेंट एंट्रोपी होगी, लेकिन क्या है, एयर की क्वालिटी नहीं, इंट्रोपी, सॉरी, इंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है, लेकिन ओरिजिनली इंट्रोपी आपकी कांस्टेंट नहीं रहती, आइसेंट्रोपिक नहीं होता। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात आप बोलोगे यार कभी हम ऐसा करते हैं कि एक्चुअल में से निकाल लेते हैं आइडियल डाल के, कभी हम आइडियल डाल के एक्चुअल निकालें, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है भाई। इसका ये सीन है, ये आसान चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं ओ मतलब हमें लगता है कि भाई डायरेक्ट जो है ना ये बस फॉर्मूला पुट करो आ जाएगा आंसर। इसके पीछे भी पूरी लॉजिक्स होती है कि आपको क्या क्या गिवन है, इसके पीछे भी पूरी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। एक चीज़ मैं बता दूं हमेशा कि आइसेंट्रोपिक मोलियर चार्ट जो होता है ना आपका, ये सिर्फ आइसेंट्रोपिक है, ये मोलियर चार्ट सिर्फ आइसेंट्रोपिक होता है, ठीक है। तो जब भी आपकी कोई भी वैल्यू मोलियर चार्ट से निकालोगे ना वो H2S और S2S होगी, सही है। ये जितनी भी निकालोगे ना H2S, X2S, P2S, S2S, ये सारी आप क्या निकालोगे मोलियर चार्ट से। हमेशा याद रखना जब भी मोलियर चार्ट से निकालोगे तो S निकलेगी, क्योंकि मोलियर चार्ट इज आइसेंट्रोपिक चार्ट। जबकि स्टीम टेबल से आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। स्टीम टेबल से आपकी H एक्चुअल भी निकलती है और H आइसेंट्रोपिक भी निकलती है, सही है, ये आपने याद रखना है। तो अगर आपके पास सवाल में ऐसी कंडीशंस गिवन है कि आपके पास दो चीज़ें गिवन है पहले से, फर्ज करो कि आपके पास P2 भी गिवन है और आपके पास T2 भी गिवन है, सही है। फर्ज करो अगर P2 भी गिवन है और T2 भी गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मोलियर चार्ट से जो निकालोगे वैल्यू वो क्या निकलेगी, आइसेंट्रोपिक वैल्यू। इसका मतलब जो भी मोलियर चार्ट से आप एंथैल्पी और एंट्रोपी निकालोगे तो वो H2S और S2S होगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जब भी दो वैल्यू आप मोलियर चार्ट से निकालोगे, फिर आप स्टीम टेबल में जाके इसको क्या करोगे, या मेरा नहीं ख्याल आपको दो चीज़ें गिवन होगी इस तरह की, P2 और T2 डायरेक्ट, और दो तरह की चीज़ें अगर गिवन है तो जाहिर है आप फिर मोलियर चार्ट में से ही जाके इसको H2S और S2S निकाल लोगे और फिर एफिशिएंसी के फॉर्मूले जाके एक्चुअल निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा, आपने आउटलेट की भी कंडीशन देखने की, यार आपको रिक्वायरमेंट आगे के जो सवाल है पूरा वो आप H2 एक्चुअल से सॉल्व करोगे या H2 आइसेंट्रोपिक से सॉल्व करोगे, ये भी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं सवाल की। ये प्रैक्टिस से ही समझ आएगी, मैंने प्रैक्टिस नहीं की है तो मुझे नहीं समझ आ रही है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जैसे यहाँ पर हमें मालूम क्या कहना है P1 और T1, हमें यहाँ पर क्या मालूम कहना है P1 और T1, मुझे पता है कि मेरा S2 एक्चुअल बराबर नहीं है S1 के, बल्कि मेरा S2 आइसेंट्रोपिक, ये वाला, ये देखो स्ट्रेट लाइन, ये बराबर है S1 के। तो मैं क्या करूँगा, मैं सवाल में S2S वाले सॉल्व करूँगा और इसको कंपेयर कर दूंगा S1 के साथ। तभी मैं जो आगे सॉल्व करूँगा ना, मैं पहले H एक्चुअल निकालूंगा और फिर मैं H आइसेंट्रोपिक इसकी मदद से ये निकाल लूंगा और फिर H आइसेंट्रोपिक से पूरा सवाल सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट एंड पॉइंट पर H2S की है, S2S की। तो ये आपने हर सवाल में प्रैक्टिस के बाद देखना पड़ेगा। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि किस तरह चेंज होता है, किस तरह मोलियर चार्ट से आता है। इस सवाल में लोग देख लेते हैं क्या रूटीन बनती है हमारी। तो सबसे पहले लेट्स कंसिडर कि वर्क डन टरबाइन किसके बराबर हो गया, H1 माइनस H2। जो वर्क डन हो रहा है वो सीधे सीधा वर्क डन जो असली में हो रहा है। यहाँ पर हमने H2 आइसेंट्रोपिक क्यों नहीं रखा, क्योंकि इन लोगों ने हमें बता दिया है सवाल में कि भाई जब आपकी जो ये है प्रोसेस हीटिंग 3 बार की सैचुरेटेड पे जब है तो आपकी पावर इतनी है। इसका मतलब ये सैचुरेटेड पे कब होगी, सैचुरेटेड पे सिर्फ तब है जब एक्चुअल है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है ना। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला WTF 1000 तभी डालोगे जब आप H2 एक्चुअल की बात करोगे, आइसेंट्रोपिक की बात नहीं करोगे, ठीक है। ये आपने डाल दिया, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 360, ठीक है। अगले पे आ जाओ। आगे हम क्या कर सकते हैं, हमने गौर किया कि यार ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट 2 एक्चुअल, ये लाए करता है सैचुरेटेड वेपर पे। तो हमें पता है जब भी सैचुरेटेड वाली लाइन पे होता है तो हम कैसे निकालते हैं, H इज इक्वल टू HF एट 3 बार, जो भी प्रेशर आपको गिवन है। स्टीम टेबल में जाओ, 3 बार में जाओ, 3 बार में जाके आप क्या क्या निकाल लोगे, आप SG निकाल लो। G क्यों निकालोगे, G इसलिए क्योंकि सैचुरेटेड वेपर है। अगर लिक्विड की लाइन पे होती तो F निकालते, ओके।
और एच जी निकाल लो यहाँ पर 2725 और 6.99। ओके, तो ये आ गया 2725, ये आ गया 6.99, ये आ गया। सही है, ये हटा दो, छोड़ो इसको। एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक बार यहाँ पर लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा H2 अब आपके पास आ गई, एक्चुअल है क्योंकि हमने स्टीम टेबल से निकाला है। एक्चुअल प्रेशर पे एक्चुअल पॉइंट पर निकाला है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पर निकाला है, बहुत सिंपल बात है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमने यहाँ पे नीचे फॉर्मूला था, यहाँ पर H2 एक्चुअल था ना, एक्चुअल की वैल्यू निकालोगे H1 आ जाएगा, H1 आ गया, H2 एक्चुअल आ गया, एफिशिएंसी फार्मूले में H2S आ जाएगा। परफेक्ट है, एफिशिएंसी H1 H2 एक्चुअल डाला तो H2S आ गया। अब आपके पास आइसेंट्रोपिक इंथैल्पी आ गई पॉइंट 2 पर, आपके पास पॉइंट 2 पर, इस पॉइंट पर इंथैल्पी आ गई H2S आ गई है भाई। और क्या चाहिए हमें, P2 हमें पता है, प्रेशर सेम रहेगा, P2 P2S दोनों सेम रहेंगे, P2S और P2 दोनों प्रेशर सेम रहेंगे। ठीक है, अब क्या सीन है भाई, यहाँ पर प्रेशर पता है, एंथैल्पी पता है, डायरेक्ट जाओ मोलियर चार्ट पे जाओ। पहले देख लूँ कितना है यहाँ पर, 3 बार और H2 है 2570। मोलियर चार्ट से क्या निकलती है, आइसेंट्रोपिक वैल्यूज़ निकलती हैं। 3 बार की लाइन ले आओ यहाँ पर, सही है, और 2570 इट वुड बी समवेयर। यार एक मिनट, ये 3 बार की लाइन कहाँ आ रही है, मेरे ख्याल से मैंने कोई लाइन मिस कर दी है। ओके 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 ओके, ये लाइन आ रही है यहाँ पर यूँ करके 2570 समवेयर हेयर लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली लाइन आपकी क्वालिटी की जा रही है, ये देख लो 0 और 1 मिनट यहीं पे मैं ड्रॉप करता हूँ ये, तो 6.6 आपकी इंथैल्पी आ रही है, आइसेंट्रोपिक इंथैल्पी, और क्वालिटी आपकी आ रही है कितनी, 0.919293, 0.93 आपकी क्वालिटी आ गई है। ओके, और 6.6 आपकी S2S आ गया। अब आपको पता है S2S किसके बराबर है, S1 के, S1 के, तो 1 पॉइंट पर आपके पास S1 आ गया। और इंथैल्पी आपको पता है भाई, इंथैल्पी आपने ऊपर निकाल ली थी। मोलियर चार्ट पे जाओ, सेम सीन करो, 6.6 पे इंथैल्पी रखो, 3085, यहाँ पर आओ मोलियर चार्ट पर आ जाओ, मोलियर चार्ट पर आ जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, और 3085 हमारी जो कैलकुलेटर वो थी, 3085 कहाँ पड़ेगा भाई मुझे, 3085 ओके, 3100 के करीब होगा, 3100 के करीब। यहाँ पर ये तीनों लाइन मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर आप टेम्परेचर और प्रेशर निकाल सकते हो। यहाँ पर जो टेम्परेचर लाइन जाएगी वो आपकी जाएगी 325 डिग्री, ये 350 है, ये 300 है, इनके बीच में क्या होगी, ये देखो ना 350 300, इनके बीच में 325 होगी। और प्रेशर इस लाइन को जो जा रहा है वो जा रहा है ये वाला प्रेशर, ये प्रेशर जा रहा है, प्रेशर लाइन जा रही है, और ये जा रही है तकरीबन 35, तो 38 ये आ गया, 350 आएगा। परफेक्ट है, ये सवाल आप लोगों को समझ आ गया, S2S वाले भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। थैंक यू वेरी मच।